हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हमारा अभी चीन का संविधान पर डिस्कस चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं चीन के संविधान पर। चीन के संविधान को दोस्तों हमने बेसिकली कंप्लीटली समझ लिया है, अभी जो डिस्कस दोस्तों हमारा होगा उससे आगे दोस्तों 2 से 3 लेक्चर अभी और शेष बचे हुए हैं, जिसमें दोस्तों हम कंटिन्यूसली भी चीन के विधानमंडल पर बात करेंगे। उसके बाद में उसकी स्थायी समिति, उसके बाद दोस्तों उसकी जो राज्य परिषद होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट कुछ और बच जाते हैं हमारे, जिन पर हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा चीन के संविधान के अंतर्गत, आज हम बात करेंगे चीन की संसद से संबंधित। दोस्तों, चीन की संसद अर्थात चीन में संसद को क्या कहा जाता है? विधानमंडल। विधानमंडल दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में विधानमंडल बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि भारत में विधानमंडल किसे कहते हैं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को ये पढ़ाया जा रहा है विधानमंडल के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे भारत में विधानमंडल किसे कहा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, चीन के विधानमंडल अर्थात की चीन की संसद, चीन में संसद को ही विधानमंडल बोला जाता है। और उस विधानमंडल को दोस्तों कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इस बात को विशेष याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे चीन के जनवादी कांग्रेस के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आप उन सभी दोस्तों को जो पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि दोस्तों सभी हमारे यहाँ पर बीए से संबंधित सभी क्लासेस, सभी विषयों को पूरे टॉपिक वाइज पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और साथ में दोस्तों, आप अब बीए के साथ में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीए कंप्लीट करने के बाद में अगर आपका कोई गोल है कि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या अन्य किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों निश्चिंत होकर के बीए आप हमारे साथ कर सकते हैं कंप्लीट। क्योंकि बीए के साथ ही साथ आपको यूपीएससी लेवल के पूरे कंसेप्ट क्लियर कराए जाते हैं दोस्तों। तो अब आप बीए के साथ यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और इसी के अलावा कंप्लीट बीए दोस्तों नोट्स के साथ में आपको इस प्लेटफॉर्म पर कराई जा रही है। और साथ में आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने सभी डाउट को हमारे साथ शेयर करके उनको समाप्त कर सके, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। जिन दोस्तों को हमारे लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, वो लेक्चर के अंदर माफ कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, चैनल में जाइए दोस्तों, और चैनल में जाकर के आप हमारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। चूंकि सभी प्लेलिस्ट, सभी विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर आप आसानी से अपने सभी लेक्चरों को क्रम अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ करके और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा, जहां पर हमारे डेली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी आपको। और साथ ही साथ में सभी क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड किए जाते हैं, जहां से आप आसानी से अपने स्टडी को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। दोस्तों, इसमें जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि चीन के संविधान के विधानमंडल, चीन के विधानमंडल पर हम बात करेंगे। चीन के संविधान के अंतर्गत चीन का विधानमंडल, इस विधानमंडल के अंतर्गत दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर और स्थायी समिति पर। अब स्थायी समिति क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस क्या है, ये जानने को मिलेगा आपको अंदर लेक्चर में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इसके जस्ट बाद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी हमारा डिस्कस होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और इससे पहले जान ले कि आज का हमारे टॉपिक का पूरा सारांश क्या है, क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो जनवादी कांग्रेस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, चीन की जनवादी कांग्रेस की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें किन किन पॉइंटों के माध्यम से हमें डिस्कस करना है। तो इसे दोस्तों, इस पूरे लेक्चर को हम 3 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे इसकी रचना कैसे होती है, अर्थात जनवादी कांग्रेस की, चीन के जनवादी कांग्रेस की रचना किस प्रकार से होती है, कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे इसका गठन होता है। इसके बाद हम इसकी शक्तियां और कार्यों पर फोकस करेंगे, और तत्पश्चात हम देखेंगे इसकी स्थायी समिति के बारे में, कि जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति है उसके क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार की शक्तियां रखती है, ठीक है दोस्तों? चलिए वन बाय वन करके दोस्तों हम इनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। दोस्तों राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जैसा कि आप देखिए, सबसे पहले तो व्यवहारिक रूप से अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेना, जैसे भारत में संसद होती है, एज इट इज, जैसे भारत में संसद होती है वैसे ही चीन में, अर्थात उस संसद को विधानमंडल कहा जाता है, और उस विधानमंडल को भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किससे? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। अब इतना लंबा बोलने की अपेक्षा अगर आप कांग्रेस भी बोलेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राष्ट्रीय अर्थात पूरे राष्ट्र की, जनवादी अर्थ, जनवादी शब्द क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दोस्तों पूरा चीन का जो संविधान है वो समाजवादी है, साम्यवाद पर आधारित है ना, इस कारण से वहां पर जो है दोस्तों इसमें जनवादी शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी अब मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ कांग्रेस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करूंगा, इसका मतलब होगा जनवादी कांग्रेस। ठीक है ना, चलिए, तो संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अब जैसे कि दोस्तों आपने व्यवहारिक रूप से पूरी तरह समझ लिया था चीन के संविधान के बारे में कि किस प्रकार की प्रकृति है चीन के संविधान की, है ना, उसमें किसको ज्यादा महत्व दिया गया है, किसको कम महत्व दिया गया है, तो ये आप भली भांति रूप से पहले के लेक्चरों में समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि संविधान में, चीन के संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता को अपनाया गया है कि विधानमंडल अर्थात कांग्रेस सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च होगा, विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ ना संसद कहा जाता है ना विधानमंडल, डायरेक्टली क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हम संसद कहते हैं वैसे ही वहां कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि एक डिफरेंस होता है कि हमारी संसद में तो दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन क्या ऐसे सदन वहां पर भी है? तो दोस्तों ऐसे सदन वहां नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अंग आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे स्थायी समिति, जिसके बारे में डिस्कस हम इसी लेक्चर में लास्ट में करने वाले भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 57 में इसी संविधान के, अर्थात जो नया संविधान था, संविधान का नया संविधान अर्थात 1982 का जो संविधान था चीन का, उस चीन के संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 57 में कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च घोषित किया गया था। तो संविधान में क्या कर दिया गया दोस्तों, जो आर्टिकल 57 है उसमें कह दिया गया है कि जो कांग्रेस है वो उस पूरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ संस्था होगी, सर्वश्रेष्ठ संस्था होगी, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। अब चूंकि राज्य का सर्वोच्च अंग कौन है भाई? कांग्रेस है, तो कांग्रेस अगर सर्वोच्च अंग है तो वही तो पूरे राज्य की विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है ना, और सारा जितना भी कार्य नियंत्रण होगा पूरे राष्ट्र का वो किस पर डिपेंड होगा? तो दोस्तों इसी कांग्रेस पर डिपेंड होगा। क्लियर है, तो संविधान ने ही चीन की संसद रूपी जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस को ही ये पूरी शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों अब हम बात करेंगे चीन के संविधान की संरचना के बारे में, इसका गठन कैसे होता, संरचना कैसे होती है। क्या आप कांग्रेस के बारे में समझ चुके हैं? क्या आप चीन की इस संसद रूपी कांग्रेस के बारे में समझ चुके हैं कांग्रेस क्या है? क्लियर हो चुका है ना दोस्तों? अब हम बात करेंगे कि इस कांग्रेस का गठन कैसे होता है। ठीक है, अब इस गठन के अंतर्गत दोस्तों हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे और पॉइंटों के माध्यम से ही इसको क्लियर करेंगे। तो चीन में दोस्तों चीन में एक सदनीय विधानमंडल है। देखिए, अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक सदनीय, दो सदनीय क्या होता है भाई? विधानमंडल मतलब संसद। संसद में, भारत में कितने विधानमंडलीय संसद, कितने सदनीय संसद है हमारी? तो दो सदनीय संसद है, क्योंकि दो सदन है। ठीक है, और किसी जिस देश की संसद में एक सदन होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो एक सदनीय कहेंगे, सिंपल सा है। तो चीन में जो संसद है दोस्तों वो एक सदनीय है। क्या है? एक सदनीय है, मतलब कि चीन की संसद में अर्थात विधानमंडल में एक सदन है। वर्तमान राज्यों में सामान्यतया द्विसदनात्मक विधानमंडल होते हैं, लेकिन चीन में एक सदनीय विधानमंडल को ही अपनाया गया है। विश्व में अगर वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए, इतनी उलझनों को देखते हुए, इतनी समस्याओं को देखते हुए अगर हम बात करें विश्व के अन्य देशों की, जो देश अपने आकार में, अपनी जनसंख्या के आकार के हिसाब से भी और अपने क्षेत्र के आकार के हिसाब से भी काफी बड़े हैं, उन सभी देशों में कहीं ना कहीं लगभग दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल ही देखने को मिलते हैं, दो सदन वाले विधानमंडल देखने को मिलते हैं। लेकिन चीन इतना व्यापक होने के बाद, इतना विस्तार पूर्वक उसका क्षेत्र होने के बाद, इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 1 अरब 30 करोड़ ऐसे समथिंग कुछ दोस्तों, मतलब इंडिया से कुछ ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, पर इंडिया से कुछ ही ज्यादा है दोस्तों। ये 125 करोड़ हम यहाँ बोलते हैं, तो 125 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा जनसंख्या मान लिया चीन की। तो इतनी जनसंख्या का, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश और काफी बड़ा क्षेत्र रखने वाला देश
आज वो भी एक सदनीय विधानमंडल पर टिका हुआ है, अर्थात अपनी शासन की संचालन व्यवस्था को उसने एक सदनीय विधानमंडल के माध्यम से ही चलाता है, विश्व के विपरीत। क्योंकि विश्व के जो भी बड़े बड़े देश हैं उनमें लगभग सभी देशों में दो सदनीय विधानमंडल ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, बैटरी डाउन। ओके, तो इसका प्रकाश दोस्तों, कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अब जो कांग्रेस दोस्तों, जो संसद इनकी बनती है, जो विधानमंडल बनते हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं हमारी संसद की तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा होती है। तो आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों की तो नियुक्ति होती है, मतलब निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य, उनका वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, अर्थात आम चुनाव होते हैं, है ना, निर्वाचन होता है उनका। लेकिन चीन में दोस्तों, चीन में इस विधानमंडल में, अर्थात कि चीन के कांग्रेस में सदस्यों का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है, वो किस प्रकार से आते हैं उनका भी आगे दोस्तों आपको वर्णन मिलेगा। और अगर आपने चीन के संविधान से संबंधित दोनों लेक्चर को इससे पहले जो हुए उनको देखा है अच्छे से, तो आपको भली भांति रूप से अच्छे से पता है कि चीन के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक अधिकारी का निर्वाचन होता है। आपको अच्छे से पता है, नीचे से लेकर के टॉप तक के जितने भी स्तर हैं सभी के अधिकारियों का निर्वाचन होता, सभी मंत्रियों का, है ना, सभी विभागों के मंत्रियों का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो उस आधार पर दोस्तों इस पूरे विधानमंडल में जो सदस्य आते हैं वो कहां से आते हैं, किन किन क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके बारे में दोस्तों मैंने आपके 5 पॉइंट लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए, प्रांतों से जो चीन ने अपने पूरे देश को, पूरे कार्य क्षेत्र को जो प्रांतों में विभाजित किया, तो उन प्रांतों से कुछ निर्वाचित होकर आते हैं। और जो स्वशासित क्षेत्र है दोस्तों, जो पिछड़े हुए लोगों के लिए या पिछड़े हुए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए जो क्षेत्र स्वशासित कर दिए, आरक्षित करके और स्वशासित कर दिए हैं, अर्थात वो स्वयं शासन करते हैं उन क्षेत्रों पर, वहां के प्रतिनिधि आते हैं दोस्तों। वहां निर्वाचन होने की अपेक्षा वहां से प्रतिनिधि आते हैं, अर्थात वो खुद चुनकर भेजते हैं। और इसके अलावा केंद्र के सीधे अधिकार क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं हैं दोस्तों, उनके प्रतिनिधि आते हैं। और सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं, और प्रशासकीय जो क्षेत्र है उनके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 क्षेत्रों से कांग्रेस के अंतर्गत सदस्य आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतिनिधियों की संख्या, जो प्रतिनिधि की, अब इस कांग्रेस में प्रतिनिधि कितने होंगे, कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो निर्धारित करने का कार्य है दोस्तों, इसके लिए कानून बनाया जाता है। उसी कांग्रेस के अंतर्गत ही, इस कानून के कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके द्वारा एक कानून बनाया जाता है कि कांग्रेस में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो कानून के आधार पर ये निर्धारित होता है कि कांग्रेस के अंतर्गत सदस्य कितने होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों जो इनके सदस्य आते हैं, आपको पता है, अच्छे से बताने की आवश्यकता नहीं कि इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर आते हैं। और 18 साल की उम्र, जैसा कि भारत में दी गई है, वही 18 साल की उम्र चीन में भी डिसाइड की गई है वयस्क होने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीयता, अब जिस प्रकार से दोस्तों हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में भी वयस्क मताधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, ये उसका मूल अधिकार है। उसी प्रकार से चीन में भी प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति, निवास, इन सबके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वोट डालने के लिए सिर्फ पर्याप्त होगा कि आप कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए बस की छोटी सी कुछ जो है शर्तें रख दी गई है कि अगर आप इन 3 चीजों में नहीं आते हैं तो आप मत डालने के, मतलब मताधिकारी बन सकते हैं, मताधिकारी होंगे, मत के अधिकारी होंगे। एक, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यायालय से दंडित ना हो। अगर न्यायालय ने आपको दंडित किया है तो आप चुनाव में मत डालने के अधिकारी नहीं होंगे, मत से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों साम्राज्यवादी, पूंजीपति या सामंत पहले इस परिवार से संबंधित ना रहे हो। ठीक है ना, कौन साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और सामंत ना रहे हो। और ये क्यों रखा गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि चीन में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है जो पूरी तरह से किसान और मजदूरों पर निर्भर होती है, किसान और मजदूरों के हित में ही हमेशा सोचती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर दोस्तों बात करें कि नए संविधान को स्वीकार करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति, देखिए दोस्तों ये आपको हिला देगा, या इस बात को, इस चीजों पर फोकस किया करें दोस्तों, इनके डेटा पर। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा विधानमंडल है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है चीन।
कैसे बनी है दोस्तों? विश्व की किसी भी संसद में इतने सदस्य नहीं होते हैं जितने कि चीन की संसद अर्थात चीन की विधानमंडल अर्थात चीन के जनवादी कांग्रेस के अंदर सदस्य होते हैं दोस्तों। तो नए संविधान में व्यवस्था की गई थी इसके सदस्यों की कितनी? 3037 सदस्यों की, 3037 सदस्यों की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मिलाकर के कितने सदस्य है? कमेंट में बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, इस प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन बन चुका है, विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन बन चुका है। और जनवादी कांग्रेस सदस्यों को क्या कहा जाता है? डिप्टी कहा जाता है। दोस्तों इस शब्दों को आप याद रखेंगे, आगे आप काम आने वाला है ये। तो जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जैसे हम यहाँ पर कांग्रेस हमारे संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं दोस्तों? सांसद बोलते हैं। उसी प्रकार से चीन में जो सांसद होते हैं, उन सांसदों को क्या बोला जाता है? डिप्टी बोला जाता है, डिप्टी, ठीक है। डिप्टी बोला जाता है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन बन चुका है ये, ठीक है। और कांग्रेस के सदस्यों को क्या? डिप्टी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आगे बार बार आपको सामने ये आने वाला है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में, कि इन सदस्यों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। सेम अधिकार, लगभग सेम अधिकार दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के सांसदों को अधिकार दिए गए हैं कि उन्हें बिना संसद की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब सत्र चल रहा हो तब भी और नहीं चल रहा हो तब भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग छोटी सी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां अर्थात कि वो भी अधिकार ही होते हैं, एक तरह से छूट होती है ना, छूट होती है। तो वो छूट प्रदान की गई है। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के अर्थात कि उसकी संसद की अनुमति के बिना बिना उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, बंदी नहीं बनाया जा सकता, और ना ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों इसमें देखें कार्यकाल और अधिवेशन का कार्यकाल कितना होता है, इनका अधिवेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए स्लाइड ला चुका हूं। इसमें स्पीड से इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि समझाने जैसा कुछ बचा नहीं है। इसके अंतर्गत सब कुछ लगभग दोस्तों इससे पहले के 2 लेक्चरों में कवर हो चुका है। चीन से संबंधित सिर्फ आपको बताना था इस लेक्चर के अंदर कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस क्या होती है। इस कारण से मैं इस लेक्चर को लेकर आया हूं, और इसमें दोस्तों एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस कारण से ये जो पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ के नोट्स में, पीडीएफ के रूप में दोस्तों, ये आपके लिए काफी काम आने वाली, एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन लगा सकते हैं, इससे अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद संविधान के चीन के नए संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। जैसा कि भारत में संसद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। उसी प्रकार से चीन की संसद का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, ठीक है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 महीने पहले स्थायी समिति को नए कांग्रेस का निर्वाचन करा लेने चाहिए। मतलब ये है, यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि जैसे ही इस संसद अर्थात इस कांग्रेस का कार्यकाल पूरा हो, उस पूरा होने के 2 महीने पहले ही निर्वाचन हो जाने चाहिए नई कांग्रेस के लिए, नई कांग्रेस के लिए निर्वाचन हो जाने चाहिए, ताकि उस 2 महीने उस प्रोसेस में हो जाए, और 2 महीने जैसे ही इसका रिटायरमेंट का टाइम आए, मतलब इस कांग्रेस का समय समाप्त हो, तो नई कांग्रेस या नई सरकार तैयार रहे अपनी कुर्सी संभालने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके एक पॉइंट निकल कर आया है कि निर्वाचन करवाता कौन है। जैसे हमारे यहाँ कौन निर्वाचन करवाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन चीन में कौन करवाता है दोस्तों? चीन में कांग्रेस की स्थायी समिति, जो स्थायी समिति है, जो कभी भंग नहीं होती है, वो स्थायी समिति इसका निर्वाचन करवाती है, ठीक है। तो स्थायी समिति के लिए ये आवश्यक है कि वह कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार बुलाए। जैसे हमारे संसद का अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब, वैसे ही स्थायी समिति कांग्रेस का अधिवेशन साल में कम से कम एक बार बुलाती ही है और आवश्यक है। तो आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है, या अधिवेशन चल रहा हो तो उसको स्थगित भी किया जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सभी प्रावधान उसके अंतर्गत मिलेंगे आपको, है ना। और यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस, डिप्टी कौन दोस्तों? सांसद, ठीक है ना, संसद के सदस्य सांसद, है ना, तो उन्हीं को डिप्टी कहा जा रहा है यहाँ पर। अर्थात कांग्रेस के सदस्य, जो कांग्रेस के सदस्यों को क्या कहा जाता है? डिप्टी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 1/5 डिप्टी, जितने कुल सदस्य है उनके 1/5 सदस्य भी अगर डिप्टी सदस्य अगर अधिवेशन बुलाने की मांग करे, आग्रह करे, तो भी अधिवेशन स्थायी समिति के द्वारा बुलाया जा सकता है, संसद का अधिवेशन। क्लियर हो रहा है दोस्तों?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आ रही दोस्तों? प्लीज मुझे कमेंट करके बताते चले, क्योंकि कभी कभी मैं किसी किसी क्लास को शॉर्ट लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ होता नहीं, तो उसे थोड़ा सा शॉर्ट में लेना होता है, थोड़ी स्पीड से लेना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसे में दोस्तों ज्यादा टाइम देकर कोई मतलब है नहीं है, जो आवश्यक चीजें हैं वहां पर मैं टाइम ले लेता हूँ आप लोगों का, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इतना समझ सकते हैं, तो वहां पर मैं व्यर्थ में टाइम ना आप लोगों का जाने देता हूं, ना फिर मैं अपना भी बच लेता हूं उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जनवादी कांग्रेस की शक्ति और कार्य पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको हर हालत में याद रखना ही रखना है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियों के बारे में, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। हालांकि मैं दोस्तों इसको बहुत शॉर्ट करके लाया हूं, बुक में आपको बहुत लेंदी मिलेगा, बहुत लंबा मिलेगा, उसको बहुत शॉर्ट करके लाया हूं, और जितने पॉइंट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से दे रहा हूं पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, इतने भी आप लिखेंगे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक पृथक रूप से टॉपिक नहीं आएगा, उसमें अर्थ भी आएगा, उसका विशेषता आ सकती है, उसमें महत्व आएंगे, उसके जो है कार्य शक्तियों के बारे में एक साथ ही सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें आपको पता होना ही चाहिए। चलिए इसकी शक्तियों के बारे में दोस्तों अगर बात करें, तो अब देखिए दिमाग में व्यवहारिक रूप से आप ये तो समझ ही लीजिए कि भाई कांग्रेस जो कि चीन के संविधान की या चीन की शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख अंग है, भाई हमारे भारत की भी अगर हम बात करें तो भारत में संसद क्या, संसद भी तो एक प्रमुख अंग है ना हमारे शासन व्यवस्था का। तो उस प्रकार से अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिसके पास में सर्वशक्तिशाली है, कांग्रेस वहां की चीन की जो जनवादी कांग्रेस है वो सर्वशक्तिशाली है, तो अधिकार भी उसके पास वास्तविक रूप से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि पढ़ते वक्त तो हमें भारत के राष्ट्रपति साहब भी बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उनका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वो उनके पास में कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के राष्ट्रपति है ना। बल्कि वास्तविक शक्ति तो यहाँ प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो कहीं इसमें भी कोई ऐसा ही तो झोल नहीं है कि वास्तविक रूप से जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, क्या वास्तविक स्थिति भी इसकी ऐसी ही है जैसी बताई गई है। तो इसको भी दोस्तों हम आगे चल के इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो पहले अधिवेशन में कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। दोस्तों प्रेसिडियम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वैसे वहां कांग्रेस का भी एक अध्यक्ष होता है जिसे प्रेसिडियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी संसद जैसे नई सरकार बनती है, तो वो नई सरकार बनते ही क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जब पहला अधिवेशन होता है तो उस पहले अधिवेशन अर्थात की पहली बैठक जो होती है संसद की, उस पहली बैठक में ही लोकसभा का अध्यक्ष जो है चुन लिया जाता है। उसी प्रकार से चीन में भी, चीन की भी जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसकी जो जैसे ही नई सरकार आएगी पहली बैठक करेगी, तो पहली बैठक में ही वो अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, और उसी अध्यक्ष को यहाँ पर प्रेसिडियम कहा जा रहा है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में ये संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है कौन, जनवादी चीन की कांग्रेस। और इसके अलावा दोस्तों संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उनका निरीक्षण करने का कार्य भी कांग्रेस का ही है। इसके अलावा फौजदारी, दीवानी या राज्य के अन्य अंगों से संबंधित जो कानून का निर्माण होता है या उनका संशोधन करने का कार्य होता है, ये भी कांग्रेस ही करती है, ठीक है। इसके अलावा जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कांग्रेस करती है। अब यहां दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कांग्रेस का निर्वाचन कौन करवाता है दोस्तों, तो स्थायी समिति करवाती है। किसकी स्थायी समिति, कांग्रेस की स्थायी समिति। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो कांग्रेस करवाती है। कौन करवाती है, कांग्रेस करवाती है। ये फैक्टों को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना होता है। देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि बुक में बहुत लेंदी होता है, तो वहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक स्थायी समिति को अलग रखना। अब यहाँ राज्य परिषद जैसा एक कंसेप्ट आ चुका है, राज्य परिषद। अब दोस्तों जो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की पोस्ट है कहां पर, चीन में, वो किसके अंतर्गत है, तो राज्य परिषद के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, राज्य परिषद के अंतर्गत है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवा रहा है, कांग्रेस करवा रही है। और वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चयन का निर्धारण करना, ठीक है, कौन, कांग्रेस करेगी ये भी। इसके अलावा ये केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है। केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति साहब है,
है ना। कार्य प्रधान जो कार्यपालिका कार्यपालिका के प्रधान कौन है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति साहब है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी सैनिक आयोग का जो अध्यक्ष होगा ना, उसका निर्वाचन का कार्य भी जो है कांग्रेस ही करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन भी करती है, अर्थात सर्वोच्च जनवादी न्यायालय जो वहां का सर्वोच्च न्यायालय है, जनवादी सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निर्वाचन का कार्य भी जो है ये कांग्रेस ही करती है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच और बजट वगैरह या उसको स्वीकृति करना या बजट बनाना, बजट की स्वीकृति करने का कार्य भी, ये सभी जो कांग्रेस के नियंत्रण क्षेत्र में ही आती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ 9 विशेषताओं की हमने यहाँ पर बात की है, 9 शक्तियों के बारे में हमने बात की है, जो 9 विशेष कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं, उन पर हमने चर्चा की है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब के सब पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि एक पूरे लेंदी टॉपिक को शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, उसको पूरा व्यवहारिक तौर पर आपको समझाकर आपके दिमाग में उस कंसेप्ट को फिट कर दूं। और मैं हमेशा आपसे प्रॉमिस भी करता हूं दोस्तों कि अगर आपने आज मेरा लेक्चर देखा है और आज ही इसी टॉपिक को अपनी किसी भी इस दुनिया की किसी भी किताब से अगर उस टॉपिक को पढ़ लिया, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, उस टॉपिक को आप नहीं भूलेंगे फिर कभी, है ना। इसलिए इस बात पर विशेष फोकस करें दोस्तों कि जिस टॉपिक को आपने आज उठाया है उस टॉपिक पर पूरा कंप्लीटली आज ही उसका टॉपिक को खत्म कर लें। ठीक है ना। जैसे आज हम बात कर रहे हैं चीन के संविधान के अंतर्गत जनवादी कांग्रेस पर, तो कांग्रेस को दोस्तों आप लेक्चर देखिए, हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको, उसको पीडीएफ को लेक्चर खत्म होते ही उस पीडीएफ को अच्छे से बैठ के पढ़िए, कम से कम 20 से 25 मिनट उस पीडीएफ को दीजिए। इसके बाद में दोस्तों उसी टॉपिक को आप अपनी बुक में निकालिए और बुक से भी पढ़िए। ठीक है, लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपका, बहुत आराम से पढ़ेंगे तो भी 1 या 2 घंटे में आपका पूरा टॉपिक इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको दोबारा सिर्फ शॉर्ट में रिवीजन लगाना होगा। और उस रिवीजन के लिए हमारी पीडीएफ फाइल जो है, जो हम नोट्स दे रहे हैं आपको, वो पर्याप्त होते हैं, आपको दोबारा उस बुक को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी जो मास्टर होते हैं आप लोगों के, उनकी बातें भी थोड़ी सी मान लिया करें। हालांकि आजकल के स्टूडेंटों का तो ये ट्रेंड है कि जो मास्टर ने बोल दिया वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनके अलावा जो नहीं बोला है वो बिल्कुल करेंगे, और जिसका मना किया है वो तो 100% करेंगे, है ना। तो ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन दोस्तों कभी कभी बात मानकर भी देख लीजिए करें, उससे शायद कुछ फायदा हो सकता है ना। चलिए, जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति दोस्तों, अब जो बात हमने वहां पर की थी स्टार्टिंग में, अभी जस्ट पहले हमने जो बात की थी कि जितनी तारीफें, जितने ढोल पीटे जा रहे हैं कांग्रेस के, अर्थात बाकी संसद के, कि ये इतनी शक्तिशाली है, सर्वोपरि है, संविधान में सर्वोपरि बताया गया है, इसको सर्वोच्च बताया गया है। तो ऐसे सर्वोच्च तो हमारे राष्ट्रपति जी को भी बताया गया है हमारे संविधान में, कि पूरे देश के सर्वोच्च है वो राष्ट्रपति है ना। तो क्या ऐसी ही स्थिति कहीं इनकी भी तो नहीं संसद की? तो वास्तविक स्थिति क्या है संसद की चीन के अंतर्गत, जरा उसको समझ लेते हैं दोस्तों। अब समझिए, अब 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वापस सबसे पहले लेक्चर पे चलिए दोस्तों। आप चीन के पहले लेक्चर पर, चीन के संविधान पर जब हम पहली बार लेक्चर लेकर आए थे, उसमें जो हमने सामान्य बातें की थी, उसके अंतर्गत मैंने आपसे एक बात बोली थी कि चीन का जो संविधान है, चीन का संविधान है, ये चीन का संविधान साम्यवादी दल के नेता माओ त्से तुंग ने बनाया था। माओ त्से तुंग ही नाम था शायद, हाँ माओ त्से तुंग ने, तो माओ त्से नाम तो था, ये तो कंफर्म है कि माओ त्से ने बनाया था, है ना। क्योंकि वो जो साम्यवादी दल था जिसने क्रांति की थी चीन में, क्रांति के द्वारा जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका और एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की थी क्रांति के माध्यम से। ठीक है, तो वो साम्यवादी दल के जो नेता, जितने भी नेता थे, उन्हीं का प्रभाव दोस्तों, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया गया था, इसलिए संविधान को ही साम्यवादी संविधान के रूप में ढाल दिया गया और साम्यवादी संविधान बना दिया गया। और वही कारण है कि जो है शुरू से, प्रारंभ से, अर्थात कि 1954 से 1954 के समय से ही दोस्तों ये एज ए टेस्ट साम्यवादी के रूप में ही चला आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, शासन व्यवस्था में चाहे किसी को भी प्रमुख नाम दे दिया जाए, लेकिन वास्तविक प्रभाव उसी का रहता है जिसने उस व्यवस्था को उत्पन्न किया है, खड़ा किया है। ठीक है, तो साम्यवादी नेताओं ने उसको बनाया था, किसी संविधान को बनाया था। तो जो भी व्यवस्था उन्होंने संविधान के अंतर्गत की थी वो उस प्रकार से की गई थी कि वास्तविक नियंत्रण शक्ति फिर भी उन्हीं नेताओं के हाथ में रहे जो साम्यवादी दल के नेता है।
ठीक है। तो यहां पर मैं व्यवहारिक रूप से आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस कांग्रेस के अंतर्गत भी अर्थात चीन के संविधान के अंतर्गत भी दोस्तों जो वास्तविक कार्य शक्ति है, जो वास्तविक शक्ति है ना, वो उन्हीं साम्यवादी नेताओं के हाथ में ही है। न तो वो वास्तविक शक्ति आपको कांग्रेस के अधीन मिलेगी, न राष्ट्रपति पद में मिलेगी, न प्रधानमंत्री पद में मिलेगी, बल्कि उस व्यक्ति विशेष में वो विशेष शक्ति होगी जो उस दल का प्रधान होगा, अर्थात साम्यवादी दल का प्रधान नेता होगा। क्लियर है। अब वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, या वो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए अब इसकी हम वास्तविक स्थिति पर कुछ पक्षों के माध्यम से हम इस पर फोकस करेंगे। जरा आ जाइए वन बाय वन करके थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों इसको लेके चलेंगे। बहुत शॉर्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, डाटा बहुत शॉर्ट में है, लेकिन दोस्तों इसका अर्थ बहुत विस्तार में है, बहुत विस्तार में है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो अन्य सत्ता के या सत्ता के अन्य अंगों जिनका प्रयोग नहीं कर सकता, इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई। देखिए यहां पर यह कहा गया है कि कांग्रेस जो है उन शक्तियों का प्रयोग भी कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है और कोई और उनका प्रयोग नहीं कर सकता। अब अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भारत का संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो उस भारत के संविधान के अंतर्गत हमने 3 सूचियों की बात की थी। एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। संघ सूची में वो अधिकार आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची के अंतर्गत वो अधिकार आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को होता है, और संवर्ती सूची में दोनों सरकारों को अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है ना। तो दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं आ सकता संवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से दोस्तों ऐसी ही व्यवस्था यहां पर भी एक व्यवस्था की गई थी कि कांग्रेस को इतने ज्यादा अधिकार होंगे कि जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, उन पर भी कानून बनाने का कार्य कांग्रेस कर सकती है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा और कोई इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग ना कर पाए। ऐसा कोई भी व्यवस्था, जैसी व्यवस्था चीन के संविधान के अंतर्गत इसमें की गई है, ऐसी व्यवस्था आपको अन्य किसी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या रूस ही क्यों ना हो। केंद्रीय सत्ता जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना इसका शायद मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस को वास्तविक शक्तिशाली बनाना चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अलावा देखिए अब जरा यहां पर आ जाइए। अब थोड़ा सा आपके दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको थोड़ा एनालाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हो गई दोस्तों संवैधानिक बातें। कौन सी बातें? संवैधानिक बातें। भाई संविधान में ये लिख दिया गया है, ठीक है ना, संविधान में लिख दिया गया है, लेकिन किसका पेन था और किसकी इंक थी वो हकीकत अब खुलने वाली है। अर्थात कि जो लिख दिया गया था वो लिखा किसके नियंत्रण में गया था, वो अब यहां पर आगे आने वाला है। अब आगे आप देखेंगे कि इसकी वास्तविक जो स्थिति थी वो तो कुछ और ही थी। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति साहब जब संविधान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जब संविधान के अंतर्गत जब दोस्तों आप पढ़ेंगे, कार्यपालिका को पढ़ेंगे हमारे भाग 5 के अंतर्गत, तब आपको देखने को मिलेगा, जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि वाह यार कि हमारे राष्ट्रपति साहब कितने शक्तिशाली है, कितने शक्तिशाली है। लेकिन एक लाइन मात्र 3 से 4 शब्दों की एक लाइन ने राष्ट्रपति साहब की स्थिति को पूरा नीचे गिरा दिया। संविधान के अंतर्गत इतनी सारी बातें की गई, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है राष्ट्रपति साहब के लिए कि सर्वोच्च शक्तिशाली वही प्रतीत होते हैं पढ़ते वक्त। लेकिन एक लाइन वहां पर जोड़ दी गई है कि राष्ट्रपति साहब अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। बस इसी लाइन के कारण राष्ट्रपति साहब की पूरी शक्तियां छिन गई। वो सारी शक्तियां किसके पास आ गई? प्रधानमंत्री के पास आ गई। है ना, मतलब कि संविधान में स्पष्ट प्रधानमंत्री नहीं लिखा हुआ है, लोकसभा में जो बहुमत की सरकार होगी उस दल के नेता का नाम नेता लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। कहां पर? कांग्रेस के अंतर्गत, चीन की कांग्रेस के अंतर्गत भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। जरा अब आ जाइए, देखिए आपने देखा था कि चीन की जो कांग्रेस है इसके सदस्य कितने थे दोस्तों? तो 3037 सदस्यों का, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा विधानमंडल है ये। चीन का जो विधानमंडल है, जो कांग्रेस है, वो विश्व की सबसे बड़ा विधानमंडल है। 3000 की संख्या में वहां पर नेता लोग बैठते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा छोड़िए, ज्यादा नेताओं को अगर आप
कमेंट करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। चलिए छोड़िए उस बात को छोड़ते हैं। तो इनकी विशाल सदस्य संख्या, इनकी जो सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होता है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है कि योग्य व्यक्ति हो और कम हो, तो उस बात पर आसानी से डिस्कस किया जा सकता है, आसानी से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन चीन के विधानमंडल अर्थात कांग्रेस में इतने सारे सदस्य हैं कि उनका बहुमत प्राप्त करना नामुमकिन जैसा, कभी कभी नामुमकिन जैसा हो जाता है। भाई हमारी लोकसभा में तो यार मात्र 400-500 लोग बैठते हैं, उस 500 लोग भी ऐसे कुत्ते जैसे लड़ते हैं। राज्यसभा में मात्र 250 लोग बैठते हैं, वहां पर भी ऐसे हंगामे होते हैं। तो सोचिए 3-3 हजार की जनसंख्या वाले जब नेता बैठते होंगे तो वो क्या नहीं करते होंगे, एक अंदाजा लगाइए। तो क्या वहां कोई इंपॉर्टेंट बहुत आवश्यक या महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हो सकता है इस जगह में, तो वो अपनी शक्तियां वहीं खो देता है। तो कांग्रेस अपनी शक्तियों को वहीं खो देता है। तो और इस मामले का या इस परिस्थितियों का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो इसकी स्थायी समिति इसका पूरा पूरा फायदा उठाती है। कौन उठाती है? इसकी स्थायी समिति इसका फायदा उठाती है। ठीक है। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन थोड़े समय के लिए ही होता है, जो बैठकें होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, और इस कारण से समस्त वास्तविक शक्ति जो है स्थायी समिति के अंदर चली जाती है। किसमें? स्थायी समिति के अंदर। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान रखना आप लोग, कांग्रेस के अंदर स्थायी समिति जो है कांग्रेस की, वो स्थायी समिति इसकी वास्तविक लीडर है, अर्थात स्थायी समिति के हिसाब से अब कांग्रेस चल रही है ना। तो साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ होते। देखिए जो हमने अभी व्यवहारिक बात की थी, आ गया यहाँ पर लाइन में, कि साम्यवादी दल के जो नेता होते हैं वही सब कुछ होते हैं, बाकी सब कहने की बातें, बाकी सब संवैधानिक बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। वही नीतियों का निर्माण करते हैं, भले ही वो सरकार में हो या ना हो, चाहे बाहर हो या स्थायी समिति में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री कोई मायने नहीं रखता है। बस साम्यवादी सरकार का लीडर, दल का नेता होना चाहिए। अगर वो है तो उसके हाथ में ही पूरी पावर होती है। ठीक है। स्थायी समिति या जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते स्वीकृति की मोहर लगाती है। बस कहने का मतलब ये है कि ये जो कांग्रेस और स्थायी समिति है, ये मान लीजिए कि ये दो प्रकार की मोहरें हैं, सीलें हैं। ठीक है। कि जो साम्यवादी दल का सरकार का जो नेता जो भी आपके सामने अधिनियम ला के रख दिया, उस अधिनियम पर सील लगाने का कार्य मात्र ये लोग करते हैं, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इनका। ठीक है। बस ये स्थिति इनकी बन चुकी है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे जनवादी कांग्रेस की स्थिति। थोड़ा सा हम थोड़ा टाइम देख ले दोस्तों, टाइम में लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, तो सेशन को हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी स्थायी समिति के बारे में, क्योंकि इस पर भी हमें लंबा डिस्कस करना है। स्थायी समिति को समझेंगे, इसके 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, स्थायी समिति के गठन पर बात करेंगे, गठन के साथ दोस्तों इसके कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने कांग्रेस की वास्तविक स्थिति की बात की है, वैसे हम इसकी स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। इस कारण से दोस्तों हमें इसका नेक्स्ट भाग लेकर आना ही होगा। नेक्स्ट भाग में हम इसकी स्थायी समिति, कांग्रेस की चीन की जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चीन के संविधान के अंतर्गत ही, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य परिषद को, और प्रयास करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में इनको भी कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कांग्रेस, जनवादी कांग्रेस के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बहुत जल्दी आपको इसका क्लास भी दे दी जाएगी दोस्तों। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिससे आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।